नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीएनसी नर्सिंग के इस शानदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली मॉर्निंग डोज की इस क्लास की सीरीज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। ये फॉर्मेलिटीज की बातें थी और क्या आज की क्लास में आप कुछ नया और बेहतरीन सीख पाएंगे, ये तो इस क्लास के बाद में पता चलेगा। क्लास से पहले इस चीज का पता जरूर है कि आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम टक्कर देने वाले हैं, जिसके साथ में हम दो हाथ करने वाले हैं, वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट से निकल के आएगा। और ये जो टॉपिक है, हम पूरा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। इस सवाल की तह तक हम जरूर जाएंगे, पर अगर आपको पूरा टॉपिक एनेस्थेटिक एजेंट्स या एनेस्थीसिया का पूरी अगर प्लेलिस्ट देखनी है, टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन के अंदर पूरा अवेलेबल है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू की, और शानदार कॉन्सेप्ट तो आपको सीखने को मिलेगा ही, ये तो इस चीज का पूरा भरोसा है। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों, और सवाल आप पढ़ेंगे, जबरदस्त सवाल है। ए 6 year old चिल्ड्रन, सवाल आपका ये कि 6 साल ओल्ड बच्चा है, कम्स टू द हॉस्पिटल फॉर ए शेड्यूल्ड सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक ढकोसला है, नॉर्मल सी बात है। सवाल आपको धीरे धीरे आपकी उंगली पकड़ के आगे लेके जा रहा है, और आगे कैसे जाएंगे, आगे इस तरीके से जाइए बच्चों। 6 year old चाइल्ड, की पॉइंट आपको हमेशा पकड़ने हैं। एमसीक्यू सोल्विंग इज एन आर्ट, इस चीज का आपको पता है, एक कला है, और इस कला का पेशकश जो आप भी मुझे देंगे, इस चीज का मुझे पूरा भरोसा है। चलिए की पॉइंट एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट क्या करेंगे, ए 6 year old चाइल्ड, तो चाइल्ड जो है यहाँ पे की पॉइंट होने वाला है। की पॉइंट कम्स टू द हॉस्पिटल फॉर शेड्यूल्ड सर्जरी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कि एक शेड्यूल्ड सर्जरी, प्री प्लान सर्जरी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। Which anesthetic agent is usually used for children undergoing surgery? कि 6 साल का बच्चा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में शेड्यूल सर्जरी करवाने आया हॉस्पिटल में, और उस बच्चे को कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो चिल्ड्रंस को देना है सर्जरी करने के लिए। अब ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि सर्जरी करने के लिए देना है। अब मेन बात क्या आ रही है बच्चों, यहाँ पे मेन बात ये है कि बट एट द सेम टाइम हैव रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन। कहानी साफ सी ये बात है। की पॉइंट कहां पे पकड़े जाएंगे, चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस के बाद में एनेस्थेटिक एजेंट है, और मैन, सबसे ज्यादा मैन जो की पॉइंट है वो कौन सा बच्चों, हैव रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन। रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन जो है ये सबसे ज्यादा बड़ा की पॉइंट है। ये दो की पॉइंट आपको रखने हैं। क्या क्या, एनेस्थेटिक सर्जरी करनी है, चाइल्ड है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। अब आप क्या यूज करेंगे, ऑप्शन आपके पास में है कि उस बच्चे को डेस्फ्लुरेन दे दीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको पता नहीं कि आखिरकार डेस्फ्लुरेन क्यों देना है, क्या कहानी रहेगी इस चीज के पीछे, पूरी उधेड़ के रखेंगे। एक बार आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन बी आपके सामने बच्चों है कि उस बच्चे को आप हेलोथेन दे दीजिए। ऑप्शन सी आपके सामने है बच्चों कि उस बच्चे को कीटामाइन दे दीजिए। और ऑप्शन डी आपके सामने यह है बच्चों कि उस बच्चे को सर आप आइसोफ्लुरेन दे दीजिए। आपके पास में 4 ऑप्शन है। इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन है वो किस चीज से रिलेटेड है बच्चों, वो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट से है। 3 ऑप्शन जो है वो इस चीज से, और एक जो ऑप्शन है वो किस चीज से बच्चों, टीवा से है। टीवा यानी का क्या मतलब होता है, टोटल इंट्रावीनस एजेंट, जो शॉर्ट फॉर्म में टीवा कहलाते हैं, या फिर आईवी एनेस्थेटिक एजेंट कहलाते हैं। ये एक सवाल की धरातल हमने तैयार की है, और अब जब इस सवाल के आगे तह तक जाएंगे तो सवाल किस चीज के ऊपर बेसिस, अपना सवाल इस चीज पे बेसिस है बच्चों कि अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट पढ़ेंगे। अब देखिए क्या पढ़ेंगे बच्चों, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, और ये जो एजेंट है आखिरकार ये कौन से एजेंट है। क्या लगता है आप जो बचपन में आप जिस चीज के एजेंट बने हैं, क्या ये वही एजेंट है, वही काम करेंगे, क्या ये वही दिल का सौदा करवाएंगे, या फिर आपको काट के रख देंगे। इस चीज से अब क्या सरोकार बचता है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो एक टाइप का क्या है बच्चों, देखिए ये एक सब टाइप है किसका, जनरल एनेस्थीसिया का। जनरल एनेस्थीसिया का सब टाइप होता है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या होते हैं बच्चों, जनरल एनेस्थीसिया मोस्टली 2 टाइप से हम एनेस्थेटाइज करते हैं पेशेंट को।
या तो हम उसको इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं या फिर हम उसको क्या देते हैं बच्चों, टीवा देते हैं। यानी दो टाइप जनरल एनेस्थेशिया जो है वो दो तरीके से दिया जाता है और उसमें से एक तरीका है कि टीवा दे दी यानी टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट दे दीजिए या फिर दे दीजिए आप इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। अब बात कर लेते हैं हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट की, जिसके ऊपर ही अपना सवाल आज का बेसिस है और सवाल बेसिस है। तो अब सवाल को लेते हैं बच्चों एक बार, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को ले लेते हैं एक बार। अब देखिए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना है। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो दो टाइप के हुआ करते थे बच्चों। पुराने टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास में इतनी टेक्निक थी नहीं, इतने आविष्कार हमारे पास थे नहीं, हमारे पास बेसिक चीजें थी और उनके साथ में ही हम इन सारी चीजों को संपादित करते थे। तो दो टाइप की एनेस्थेटिक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट देखेंगे। एक देखेंगे बच्चों ओल्ड टाइप के जो पुरानी चीजों में काम में लेते थे और एक जो देखेंगे बच्चों वो मॉडर्न यूज करेंगे हम। तो ओल्ड जो है या जिसको आउटडेटेड बोलते हैं बच्चों, देखिए ओल्ड जो है, ओल्ड या फिर इनको क्या बोलते हैं आउटडेटेड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। और ये ओल्ड या आउटडेटेड आखिरकार देखिए ओल्ड तो है पर ये आउटडेटेड हुए क्यों, इसके पीछे क्या कहानी रही। तो देखिए ये कौन से थे बच्चों, ईथर जो है वो ओल्ड के अंदर आता है और फर्स्ट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट था। ओवरऑल फर्स्ट जो एनेस्थेटिक एजेंट था वो क्या था आपका, ईथर था। उसके बाद में जो आता बच्चों, इसके बाद में यहां पे साइक्लोप्रोपेन, इसके बाद में बच्चों एक आता है क्लोरोफॉर्म का आपने देखा होगा कि पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में आपको क्या दिखाया जाता था कि हीरो आता है और हीरोइन के एक रुमाल लगाता है और वो हीरोइन क्या होता है, बेहोश हो जाती है। असली जिंदगी में ये सरोकार होता नहीं है दोस्तों। कहीं ऐसा हो कि आप रुमाल में क्लोरोफॉर्म लेके जाएं और गुंडे बन के जाएं और पेशेंट को कुछ हुआ नहीं और उल्टा आपका चमाट मार दे, तो इस चीज से आपको बचना है। तो ओल्ड और आउटडेटेड में आते हैं। इसके अलावा जो एक गैस और आती थी जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइलिन आती थी, एक ट्राइलिन गैस आती थी। ये ओल्ड या आउटडेटेड थे। आखिरकार अब ये यूज होते क्यों नहीं है, क्यों ये आउटडेटेड हो गए। तो होता क्या था, इनमें से जनरली में अगर बात करूं तो ओल्ड या आउटडेटेड जो एनेस्थेटिक एजेंट थे इनहेलेशन में, उनके साथ में क्या होता था बच्चों, ये मोस्टली क्या थे बच्चों, इनफ्लामेबल थे। क्या थे, इनफ्लामेबल। ये जो थे वो इनफ्लामेबल थे और ये जो थे बच्चों ज्यादा क्या थे, न्यूरोटॉक्सिक थे बच्चों। न्यूरोटॉक्सिक ज्यादा थे और इनफ्लामेबल थे। हम तो मजबूरी में यूज करते थे उनका क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। अब इनको इनफ्लामेबल होने की वजह से क्यों कर दिया अवॉइड, इसलिए कर दिया। मान लीजिए आपके पास में एक पेशेंट आया है और आजकल मॉड्यूलर रोटीज में क्या होता है कि ब्लीडिंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कोट्रीज का इस्तेमाल करते हैं और डिवाइस जो है वो सारी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो ये जो आउटडेटेड जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट थे ये सुटेबल नहीं है मॉडर्न ओटीज के साथ में, क्योंकि सारी की सारी डिवाइसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज चलती है। पहले स्काल्पल से स्किन में कट इंसिजन लगाया जाता था, आजकल जो है वो कोटरी से लगा दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में इनको यूज करेंगे तो इनफ्लामेबल काम करेगी, पेशेंट में आग लग सकती है, ओटी जल सकती है। इस वजह से इनको यूज नहीं करते। मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट आया है और उस पेशेंट की ब्लीडिंग आपको रोकनी है। अब क्या होगा, अगर इथर आप वहां पे यूज कर, अगर वहां पे साइक्लोप्रोपेन या क्लोरोफॉर्म या ट्राइलिन इनमें से कुछ यूज कर रहे हैं तो पता चला कि पेशेंट की ब्लीडिंग तो रुक गई पर पेशेंट उठ गया, तो फायदा क्या हुआ, पेशेंट की ब्लीडिंग रुकी पर पेशेंट क्या हुआ, जल गया। इस वजह से क्या होता था बच्चों, इनका यूज आखिरकार होता था नहीं। इनके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन में और ज्यादा मैंने बताया। हम जो पढ़ रहे हैं एक एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं बच्चों। ओल्ड या आउटडेटेड ही कहानी ये थी, इसलिए हम यूज करते नहीं है इनको। अब क्या होगा बच्चों, उसके बाद में आते हैं मॉडर्न एजेंट्स। क्या आते हैं, मॉडर्न एजेंट जो अब नए नए हैं, मार्केट में नए हैं, मार्केट में उनकी पहचान ज्यादा है क्योंकि वो नए हैं, मार्केट का नया माल है। और ये जो मॉडर्न एजेंट्स जो है, मॉडर्न एजेंट्स जो है बच्चों, ये बच्चों दो टाइप के होते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। मॉडर्न एजेंट में दो टाइप के एजेंट है और जो करंटली यूज किए जाते हैं और वो कौन से हैं। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि एक जो एजेंट होगा वो कौन सा होगा बच्चों, लिक्विड एजेंट होगा, लिक्विड एजेंट होगा, या बच्चों में इसको क्या बोल सकता हूं, वोलेटाइल एजेंट होता है। क्या, लिक्विड एजेंट होता है या क्या होता है, वोलेटाइल एजेंट होता है। ये इनको लिक्विड या वोलेटाइल क्यों बोलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा एक बार। और एक जो होगा बच्चों
गैस होता है। क्या? गैस एजेंट होता है। गैस एजेंट में अब जो करंटली जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है बच्चों? वो क्या किया जाता है? आपका N2O और जीनोन यूज किया जाता है। जीनोन यूज किया जाता है। हालांकि अब जो हम वो गैसियस इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट के ऊपर भी हम निर्भर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए N2O जो है, N2O एक क्या बच्चों? वीक एनेस्थेटिक है। आपका एनाल्जेसिक अच्छा है पर एनेस्थेटिक एजेंट अच्छा नहीं है। इसके अलावा इसके साथ में क्या किया जाता है बच्चों? ये जो है इसकी मैक जो है, मैक की जो वैल्यू है, मैक होता है मिनिमम एल्यूलर कंसंट्रेशन। आप एक बार MAC याद रखिए या मैक याद रखिए, आगे पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल के रखूंगा। मैक जो है, मैक जो इसका बच्चों 105 होता है। 105 होता है मतलब कि मैक का मतलब क्या होगा बच्चों की ये जो है इसका मैक के साथ में क्या होगा कि 105 है। और पॉसिबिलिटी कितनी होती है? हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। 100% से ऊपर हम डिलीवरी कर नहीं सकते। तो इस तरीके से इसका यूज एक अच्छा हमारे लिए एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट बनता नहीं है। हालांकि आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट तो अभी तक एक भी नहीं बना है जो हमारे सूटेबिलिटी होते है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। N2O यूज नहीं होता। और जीनोन जो है, जीनोन इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि शाहरुख खान के नसीब में ये चीज आ सकती है, हमारे जैसे लोगों के लिए ये काम की नहीं है। तो जीनोन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, हॉस्पिटल्स में यूजुअली मिलते ही नहीं है। कहीं पता चले कि आप जीनोन को लेने जा रहे हो और हॉस्पिटल का कोई इक्विपमेंट है वो साथ लेके जा रहे हो कि ये बेच आता हूं और जीनोन ले आता हूं, ये कहानी रहती है। तो इनका भी करंटली ज्यादा यूज होता नहीं है। हम जिस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो कौन सी चीज है? वो हम लिक्विड या वोलेटाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और इसके अंदर क्या आता, आखिरकार इनको लिक्विड क्यों बोलते हैं या ये वोलेटाइल क्यों है? तो अब इसकी बात करते हैं बच्चों कि यहां पे क्या होगा। देखिए हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, लिक्विड या वोलेटाइल, लिक्विड या वोलेटाइल, वोलेटाइल या इनको क्या बोल सकते हैं बच्चों, वेपोराइजिंग एजेंट, वेपोराइजिंग एजेंट इनको बोल सकते हैं। ये तीन नाम है। लिक्विड का मतलब आप समझते हैं। इसके अलावा वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों की पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जो अपना रूप जो है वो लिक्विड से गैस के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। वोलेटाइल यानी जो वाष्प बन जाएगी। और वेपोराइजिंग एजेंट यानी वेपर के द्वारा ये चीज जाती है। अब ये जो लिक्विड ये जो है इसके अंदर क्या आता है बच्चों, इसमें जो ड्रग जो आती है, जो गैस जो आती है बच्चों, लिक्विड जो आते हैं वो आते हैं हेलोथेन, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, इसके अलावा डेसफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, इसके अलावा क्या आता है बच्चों, एनफ्लूरेन, एनफ्लूरेन, इसके अलावा क्या आता है बच्चों, मिथोक्सीफ्लूरेन, 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 ये जो है वो इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, ये जो एन जो लिखे हैं यहां पे देखिए, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, एनफ्लूरेन और मिथोक्सीफ्लूरेन, ये जो है वो लिक्विड या वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट है। अब इनमें देखिए क्या चीज मिलेगा, इसमें जो एथेन में जो आएगा वो एक हेलोथेन है। इसके अलावा सारी जो दवाइयां हैं, सारे जो ड्रग हैं, आप नोटिस करेंगे कि फ्लूरेन, 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 सबके पीछे फ्लूरेन नाम लिखा हुआ है। तो फ्लूरेन नाम लिखा होने की वजह से क्या मतलब इसका कि ये सारे क्या है, फ्लोराइड आयन है। जब भी इन एनेस्थेटिक एजेंट को देते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन को फ्री करते हैं। क्या करते हैं, ये करते हैं रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं फ्लोराइड आयन। क्या, फ्लोराइड आयन। और ये जो फ्लोराइड आयन जो है, जो ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट फ्री कर रहे हैं, मॉडर्न एनेस्थेटिक एजेंट, ये क्या करते हैं बच्चों, जाके किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ये आपके नेफ्रॉन या किडनी, मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, ये बच्चों आपकी किडनी और लीवर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो किडनी के ऊपर होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा बच्चों वो किसके ऊपर होगा, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किडनी के ऊपर होगा। और किडनी के ऊपर जाके क्या करेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेगा। क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, इसी स्लाइड में आप बने रहिए, एक नई स्लाइड में बोलता हूं। ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी यहां पे कॉज करेगा,
नेफ्रोटॉक्सिसिटी यहाँ पे होगी। और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी किस टाइप की होगी? ये यूरिनेशन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी। क्या बच्चों, क्या करेगा? डिफिकल्टी या बर्निंग वगैरह होगी, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ये यहाँ पे होगी। यानी कि फ्लोराइड आयन का यूज किया तो क्या होगा? कहां दिक्कत आएगी? मूत्र विसर्जन में आपको दिक्कत आएगी। क्या आएगी? मूत्र विसर्जन में दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पे ये फ्लोराइड आयन की कहानी ये थी। अब मैं आपको एक चीज बोलूं कि ये जो कहानी है, ये जो लिक्विड जो है बच्चों, लिक्विड या वोलेटाइल चीज जो है, ये अपने आप तो जाएगी नहीं। क्या चीज? अपने आप तो किसी पेशेंट के अंदर इंटर करेगी नहीं। तो इंटर करेगी किस चीज से? जिसको क्या बोलते हैं, और ये जो लिक्विड जो यहां से ट्रांसफर होंगे, हेलो सर मैं क्लास में हूं सर, करता हूं ना। तो क्या होगा बच्चों, सॉरी हमारे बड़े साहब का फोन था, सर का फोन था, आदरणीय बोझार सर का। लिक्विड वोलेटाइल या वेपोराइजिंग एजेंट का क्या करेगा बच्चों? इस एजेंट को पहुंचाने के लिए हमें एक कैरियर चाहिए, क्योंकि अपने आप तो जाएगा नहीं। पेशेंट में ऐसा तो है नहीं कि हम वेपोराइजर या लिक्विड एजेंट जो है वो एक रूम के अंदर फैला देंगे और पेशेंट तक पहुंच जाएगा। ये चीज होने वाली नहीं है। हमें जो चाहिए बच्चों, वो क्या चाहिए? हमें एक कैरियर चाहिए। और वो कैरियर क्या होता है बच्चों? कैरियर जो होता है वो क्या होता है? गैस होता है। यानी कि इन एनेस्थेटिक एजेंट को पेशेंट को मशीन से लेके पेशेंट तक पहुंचाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, एक बाइक सवार की जरूरत होती है, जो इसको बिठा के लेके जाएगा। और ये बिठा के लेके जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको कैरियर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर गैस बोलते हैं। कैरियर गैस इसको बोलते हैं। और ये जो कैरियर गैस जो है बच्चों, ये क्या करेगी? आपकी कैरियर गैस क्या करेगी? यहाँ पे कैरियर गैस इसको कैरी करेगी। और बेस्ट आइडियल कैरियर गैस कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पे जो आएगी वो आपकी ऑक्सीजन आती है। क्या आती है? फर्स्ट नंबर पे जो होगी बच्चों, वो कैरियर गैस ऑक्सीजन होती है। सेकंड अगर आपको चॉइस पूछे, आपको नाइट्रस ऑक्साइड करना है, नाइट्रस ऑक्साइड में भी कौन सा बच्चों? ब्लू नाइट्रस ऑक्साइड करना है। और 3 नंबर पे जो कैरियर होगा वो आपका क्या होगा बच्चों? जीनोन जो है वो कैरियर होगा, कैरियर होगा। अब आपकी कहां तक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट की कहां तक बात पहुंची कि हमने जो है वो एक कैरियर ढूंढ लिया कि अब इसको पहुंचा देते हैं। अब बात ये आती कि आखिरकार इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है वो किसके द्वारा पेशेंट के अंदर तक कहां जाएंगे? तो बच्चों ये जो एजेंट है, ये इसको बच्चों फेस मास्क के द्वारा हम दे सकते हैं। फेस मास्क बच्चों LMA, लेरेंजियल मास्क एयरवे, जिसमें आगे मास्क लगा रहता है और इटी ट्यूब का एंड होता है, तो वो लेरेंजियल मास्क एयरवे या एंडोट्रेकियल ट्यूब के सहारे हम इसको पेशेंट के अंदर पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? पेशेंट के अंदर पहुंचा सकते हैं। अब हमारी बात होगी कि पेशेंट के अंदर तक तो हमने पहुंचा दिया, अब अंदर हम घुस चुके हैं। अंदर घुसने के बाद की कहानी क्या होगी? एक जबरदस्त कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। अब देखिए कि ये हम पहुंचाएंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमने एनेस्थेटिक एजेंट की बात की और इस एनेस्थेटिक एजेंट को हम कहां तक पहुंचाएंगे तो इफेक्ट आएगा? हमें इसको ब्रेन तक पहुंचाना है। और ब्रेन के बाद में हम क्या करने वाले? जैसे ही ब्रेन तक पहुंचेगा उसके बाद में हम पकड़ के लाएंगे कि आखिरकार ये इंडिविजुअल जो है वो आखिरकार इनका काम क्या है। हम चाहे बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कि यहां पे क्या होगा। अब जैसे ही पेशेंट के अंदर आ गया, अब क्या होगा बच्चों? मैं एक एयरवे का बनाता हूं। ये बच्चों मैं एक एयरवे बना रहा हूं यहां पे। ये मैं एक एयरवे बना रहा हूं यहां पे। ये एयरवे हो गया आपका, ये ट्रेकिया से आपके ब्रोंकस आ रहे हैं बच्चों, और उसके बाद में इनकी ये छोटी छोटी ब्रांचें आ रही हैं। ये मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा। ये जो है बच्चों, ये आप ऐसे मत बोलना कि सर क्या इसको एटेलेक्सिस हो चुका है। तो ये एटेलेक्टिक एल्वियोलाई नहीं है, मैं एक नॉर्मल सी एल्वियोलाई यहां पे बना रहा हूं, जो आपको बस एक छाया चित्र के रूप में आपको याद रखनी है। और इसके अंदर क्या होगा बच्चों? मान लीजिए ये आपकी एल्वियोलाइज है, एल्वियोलाइज है। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? क्या देखने मिलेगा? ये एल्वियोलाई है और यहां पे ये आपके क्या है? ब्लड वेसल्स है। क्या है बच्चों? ब्लड वेसल्स है। अब ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल्स है। अब क्या होगा? इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जैसे ही यहां पे आएगा, एनेस्थेटिक एजेंट यहां पे आएगा और ये एनेस्थेटिक एजेंट क्या होगा बच्चों? एल्वियोलाई के अंदर होके एल्वियोलाई के पास जाएगा और एल्वियोलाई के पास जाने के बाद ये क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर जाएगा। क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा ही होता है। अब यहां पे देखिए हमें क्या चीज देखनी है?
अगर इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट की सेटिंग को आपको समझना है, इस सेटिंग की बात चल रही है यहाँ पे, दिमाग अपना यहाँ पे देखिए। अगर इस सेटिंग को हमें समझना है तो हमें एक सेटिंग और बनानी पड़ेगी, सेटिंग के लिए एक सेटिंग और नहीं करनी पड़ेगी। और ये सेटिंग कौन सी करेंगे हम, ये करेंगे कि जैसे ही इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट एल्यूलाई के पास आता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एल्यूलाई ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो कितना ज्यादा कारगर या पोटेंट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट required by alveoli to produce anesthesia in a patient is called minimum alveolar concentration। यानी कि मिनिमम, बच्चों ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे दवाई तो आ गई, अब एल्वेओलाई को कम से कम इतनी तो दवाई चाहिए कि ये आगे जाके पेशेंट के अंदर एनेस्थेसिया प्रोवाइड कर सके। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, देखिए मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा, लिख के ही समझ में आएगी। मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन required by alveoli to produce anesthesia in 50% of peoples। यानी कि मैंने क्या बताया, इस एरिया तक आएगा, इस एरिया तक जो ड्रग पहुंची तो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड बाय एल्वेओलाई टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया इन पेशेंट या पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिमम एल्वेओलार कंसंट्रेशन कहलाती है। यानी मिनिमम एल्वेओलार कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम अमाउंट एल्वेओलाई को कितनी चाहिए उस पेशेंट के अंदर एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत तगड़ी चीज है बच्चों, ये बहुत तगड़ी चीज है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MAC। उस मैक की बात हम जो कर रहे थे ना, जिस मैक की बात हम कर रहे थे ना बच्चों, कि मैक जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब मैं वापिस आपको उस चीज पे लेके चलूंगा, अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आएगी। तो वो जो मैक जो है मिनिमम एल्वेओलार कंसंट्रेशन, अब देखिए एक चीज को लेके जा रहा हूं। अब मैंने सबसे पहले आपको, जब हम वहां पढ़ रहे थे नाइट्रोजन, ये नाइट्रस ऑक्साइड ही पास में आया था, तो मैंने बोला ये जो दवाई है ये कारगर नहीं है। ये क्यों नहीं, क्योंकि इसका मैक जो है वो कितना है बच्चों, 105 है। 105 अगर सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड का अगर मैक है तो मुझे बताइए कम से कम कहा, इसको तो बहुत ज्यादा दवाई चाहिए कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर इतनी अमाउंट हमने दे दी तो पेशेंट में साइड इफेक्ट तो आ ही जाएंगे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक जो होती है। और उसके साथ मुझे एक चीज और बताइए, अगर ये गैस है तो हमें, आपको पता है कि इसको भेजने के लिए हमें कैरियर भी चाहिए। अगर हम 105% नाइट्रस ऑक्साइड को भेजेंगे तो साथ में जो ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड जाएगी वो किसके साथ में जाएगी, ये भी एक सोचने की बात है। इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब मैक की बात हमारी चल रही थी, मैक की बात यहाँ पे हमारी चल रही, मैक बुक की बात नहीं चल रही है, मैक बुक की नहीं बात चल रही, मैक की बात चल रही, मिनिमम एल्वेओलार कंसंट्रेशन। अब मुझे बताइए, ऐसी दवाई जिसका मैक कम होगा, क्या वो ज्यादा पोटेंट होगी या कम पोटेंट होगी? मैक कम का मतलब कम डोज में 50% से ज्यादा लोगों को एनेस्थेसिया प्रोवाइड कर रही है। तो कम मैक का होने का मतलब क्या होगा बच्चों, ज्यादा पोटेंट ड्रग होगी। क्या होगी बच्चों, कम मैक, यानी लो मैक मींस, लो मैक मतलब क्या हुआ, हाईली पोटेंट, हाई पोटेंट। और पोटेंसी का मतलब तो आपको समझ में आया, ये फार्मा मैंने क्लियरली बताया। पोटेंसी क्या होती है कि मिनिमम डोज के अंदर जितना ज्यादा अच्छा इफेक्ट बनाता है उसको बोलते हैं पोटेंसी। तो अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले कि एनेस्थेटिक एजेंट जो है, एनेस्थेटिक एजेंट जो है बच्चों, उनके साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो होंगे वो पोटेंसी के हिसाब से कैसे ये ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या देखेंगे कि अगर मैक की बात करें बच्चों, मैक की बात करें, सबसे पहले हम पोटेंसी की बात करते हैं। पोटेंसी 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 तो देखिए, पोटेंसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो है, मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होता है,
तो वो कौन सा होता है बच्चों, हेलोथेन। क्या होता है, हेलोथेन। हेलोथेन जो है वो क्या है, मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है। उसके बाद में अगर पूछे तो आइसोफ्लुरेन होता है बच्चों। क्या होता है, आइसोफ्लुरेन। ये एक क्रमबद्ध सारणी किसकी, पोटेंसी के हिसाब से। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, सीवोफ्लुरेन, सीवोफ्लुरेन। और इसके बाद में क्या होता है बच्चों, इसके बाद में होता है डेसफ्लुरेन। क्या होता है, डेसफ्लुरेन। ये पोटेंसी के हिसाब से लिस्ट है कि सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सी हुई, हेलोथिन, और सबसे कम पोटेंट क्या हुई, डेसफ्लुरेन। क्या हुई, डेसफ्लुरेन। अब यहाँ पे एक चीज और समझ निकल जाती है, अगर ऑप्शन में ये 4 चीजें आई तो आपको हेलोथेन को ही राइट आंसर करना है। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोटेंट ओवरऑल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बच्चों, मिथोक्सीफ्लुरेन। मिथोक्सीफ्लुरेन, मिथोक्सीफ्लुरेन जो है वो सबसे ज्यादा पोटेंट ड्रग होती है, बट ये यूज नहीं की जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स निकालती है फ्लोराइड के, मैक्सिमम फ्लोराइड आयन को रिलीज करती है, और सबसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होने की वजह से, मूत्र विसर्जन में प्रॉब्लम करने की वजह से इसको हम यूज करते हैं नहीं। इसलिए हमारी लिस्ट में जो आएगा वो ये चीज हमारी लिस्ट में आने वाली है। पोटेंसी के हिसाब से लिस्ट क्या होती है, ये होती है। अब फास्टेस्ट एक्टिंग के हिसाब से लिस्ट क्या होती है, फास्टेस्ट एक्टिंग। हालांकि मुझे ये जो चीज है बच्चों, एक मिनट, एक जगह लिखता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा, एक चीज और समझ में आएगी। चलो मैं कोई बात नहीं, आगे लिखूंगा। अगर फास्टेस्ट एक्टिंग के हिसाब से देखेंगे बच्चों, फास्टेस्ट एक्टिंग के हिसाब से मैं थोड़ा अलग लिखूंगा, थोड़ा मैं छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। आई होप दिख रहा है बच्चों। अगर फास्टेस्ट एक्टिंग के हिसाब से बात करें कि सबसे फास्ट कौन सी काम करेगी, तो फास्ट जो काम करेगी बच्चों वो कौन सी करेगी, डेसफ्लुरेन। सबसे पहले जो काम करेगी वो डेसफ्लुरेन करेगी। इसके बाद में सीवोफ्लुरेन करेगी बच्चों, सीवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, और इसके बाद में बच्चों हेलोथेन, हेलोथेन। ये जो है फास्टेस्ट एक्टिंग के हिसाब से ये लिस्ट है। और जो पोटेंसी के हिसाब से थी वो क्या थी बच्चों, हेलोथेन थी, हेलोथेन थी। और इसके बाद में आइसोफ्लुरेन थी, आइसोफ्लुरेन थी बच्चों। इसके अलावा जो था बच्चों, इसके अलावा डेसफ्लुरेन था, डेसफ्लुरेन था। और इसके बाद में जो था बच्चों वो क्या था, सॉरी, इसके बाद में जो था बच्चों वो क्या था, सीवोफ्लुरेन था, सीवोफ्लुरेन था, सीवोफ्लुरेन था। और उसके बाद में जो था वो था आपका क्या, डेसफ्लुरेन था। क्या, डेसफ्लुरेन था। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, इसको याद रखने की पोटेंसी के हिसाब से याद रखने की जो ट्रिक जो है वो क्या है बच्चों, HIS हिज डी, HIS हिज डी। अब D4 आप कुछ भी समझ सकते हैं, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। हिज फॉर ड्रीम मान लीजिए, और तो D4 क्यों मान रहे हो आप, तो HIS हिज डी यानी जो भी है वो मान लीजिए। ये इसका क्या एक शॉर्ट फॉर्म होती है, हिज डी, तो उसका ड्रीम। अब देखिए, अब इन दोनों में से सिमिलरिटी अगर आप देखेंगे बच्चों, फास्टेस्ट एक्टिंग और पोटेंसी। अब आप क्या चाहिए एज ए हेल्थ के प्रोफेशनल, आपको क्या चाहिए, आप ऐसी तो चीजें देखेंगे कि यार बीच का रास्ता मैं निकाल लेता हूं कि मुझे एक ऐसी दवाई मिल जाए जो पोटेंसी भी उसकी ठीक ठाक हो और फास्टेस्ट यानी एक्टिंग भी ठीक ठाक हो। अब पता चले आपको कि आप इसको हेलोथेन को यूज कर रहे हैं और उसकी फास्टेस्ट एक्टिंग कम है, वो सुबह आपने लगाया और शाम को उसका असर आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल था, तो आपको बीच का रास्ता जो निकाला था वो क्या है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है बच्चों, अब यहाँ पे आप दिमाग से देखिए कि फास्टेस्ट एक्टिंग में इनका टाइम भी ठीक है। ये जो दो ड्रग है, ये जो दो ड्रग है सीवोफ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन, इनकी फास्टेस्ट एक्टिंग के हिसाब से भी ठीक ठाक है। और इसमें पोटेंसी के हिसाब से देखेंगे तो क्या देखेंगे, आइसोफ्लुरेन और सीवोफ्लुरेन है वो क्या है, पोटेंसी के हिसाब से भी ठीक ठाक है। तो सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है हेल्थ केयर सेटिंग में ड्रग्स वो कौन से, सीवोफ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन। अब देखिए, अब एक चीज बता दूं, मोस्ट वाइडली यूज्ड, अब अगर ऐसा सवाल पूछा है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा है बच्चों, तो वो है आइसोफ्लुरेन। आइसोफ्लुरेन है वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है। अब अगर बात करें आगे, हमने ये बात कर ली, इसके बाद में जो हम देखेंगे बच्चों इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट में आपने ये चीज देख ली। अब अगर मैं आपको बताऊं कि
थोड़ी अगर उसकी बात करें, अगर उसकी बात करें हम, अगर बात करें हम बच्चों किसकी, अगर हम मैक की बात करें, अगर एक नॉर्मल सी मैक की बात करें, मैक क्या होना चाहिए, तो बच्चों N2O का आपको पता है, N2O का 105% मैक होता है। और इसके अलावा हमने बात की थी हेलोथेन की, हेलोथेन का जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 0.75। अब आप सोचिए जरा कितना कम होता है। इसके अलावा बच्चों आइसोफ्लूरेन की बात करें तो इसका जो मैक है वो कितना है, 1.68%। अब मैं नहीं बोल रहा, आप खुद सोचिए जरा कि ये दवाइयां जो है वो इतनी अगर ये इतनी अच्छी हैं, तो अब आप सोचिए कि इसका जो है वो कितना ये कारगर साबित होगी, अपने आप में होनी ही है। और इसके अलावा एनफ्लूरेन जो है बच्चों, एनफ्लूरेन जो है उसकी पोटेंसी मैक्स जो कितना होता है 1.68, और इसका जो होता है बच्चों 1.16। ये क्या है, मैक की वैल्यू है। अब देखिए एनफ्लूरेन का जहां पे भी नाम आए आपको एक चीज याद रखना है, ई ये जो दिख रहा है, इस ई को किससे कनेक्ट है, ई फॉर एपिलेप्सी, ई फॉर एनफ्लूरेन। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कॉज एपिलेप्सी टू द पेशेंट, तो पेशेंट में एपिलेप्सी कौन सी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कर सकता है, तो वो एजेंट जो है वो क्या आपका एनफ्लूरेन है। क्या कर सकता है, एनफ्लूरेन जो है वो क्या कर सकता है आपका यहाँ पे एपिलेप्सी कोज इसके अंदर कर सकता है। और अगर सिवोफ्लोरिन की बात करेंगे, सिवोफ्लोरिन जो है वो उसकी 2% होती है, और डेसफ्लूरेन जो है बच्चों, डेसफ्लूरेन जो है उसका मैक जो है वो 6% होता है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर ने सोच ही लिया कि नर्सिंग ऑफिसर का सवाल गलत करवाना ही है, तो वो क्या करेगा, यहां से सवाल आपको दे सकता है कि मैक जो है बता दीजिए हेलोथेन की मैक कितनी होती है, पर उसको ये नहीं पता कि ये जो एस्पिरेंट है, ये जो नोट शेड के एस्पिरेंट जो है वो किसकी, टीएनसी नर्सिंग की स्टूडेंट भी हैं। उनको ये नहीं पता कि जहां एग्जामिनर सोचता है, जहां से इसकी सोच खत्म होती है टीएनसी नर्सिंग की, वहां से सोच जो है वो शुरू होती है। ये कहानी थी इसकी। अब अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लगा है कि आखिरकार इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो काम करता कैसे है, तो अब मैं एक बार आपको अपने सवाल की तरफ लेके जाऊंगा, और सवाल की तरफ लेके जाने से पहले मैं अपने गले को हाइड्रेट करता हूं। और आप अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों एक बार। अगर हम सवाल देखें अपना, ये देख लीजिए, ये सवाल था आपका। अगर मुझे लगता है शायद ये आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा भी खींच गया है, तो कोई बात नहीं, सवाल एक बार देखते हैं बच्चों। सवाल जल्दी से देखते हैं। मुझे लगता है मेरी भी ड्यूटी का टाइम लगभग 7 बज गए हैं लगभग, मेरा भी ड्यूटी का टाइम लगभग होने वाला है। चलिए सवाल को हल करते हैं जल्दी। और सवाल हमारा था कि एक पेशेंट है जो आया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी के लिए, और उस पेशेंट को क्या करना है, 6 साल का बच्चा, और उसमें क्या है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस भी है या डिसफंक्शंस भी है, तो क्या देंगे। तो हम बात करें बच्चों, देखिए अब अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है इसके अंदर हम देखेंगे थोड़ा सा हेलोथेन के बारे में। यहां पे देखिए क्या देखेंगे, हेलोथेन के बारे में। हेलोथेन जो है बच्चों, नॉर्मली अगर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी से मैं आप चीज को बताऊंगा। हेलोथेन जो है बच्चों क्या है, स्वीट स्मेल होता है बच्चों, स्वीट स्मेल है और नॉन पंजेंट है बच्चों, नॉन पंजेंट यानी गंदी स्मेल नहीं है और स्वीट है। ये जो है ये हेलोथेन जो है ये क्या करेगा बच्चों, ये होता है आपका गुड फॉर इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों के लिए ही अच्छा है। इंडक्शन प्लस मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया दोनों के लिए ही बढ़िया है। ये हेलोथेन के साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको बच्चों, देखिए स्वीट तो है, स्वीट है इसका मतलब बच्चों के अंदर तो यूज होगा ही होगा। बट एक चीज बता दूं, अगर सिर्फ आपको ये बोला जाए कि बच्चों के लिए एनेस्थेसिया ऑफ चॉइस,
या फिर इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन, तो उसका राइट आंसर सिवोफ्लुरेन होगा, सिवोफ्लुरेन ही करना। बट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है। हेलोथेन क्या करेगा बच्चों, हेलोथेन के साथ में दो चीजें देखने को मिलती हैं आपको। हेलोथेन में क्या देखने को मिलेगा कि हेलोथेन जो है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है। क्या स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करेगा, और ये स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन कैसे करेगा, कहां पे दो जगह इसका स्मूथ मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा बच्चों एयरवे के अंदर, एयरवे में देखने को मिलता है, और एक जो ये देखने को मिलता है किसमें, किसके लिए देखने को मिलता है बच्चों, ये देखने को मिलता है आपको कहां पे, यूट्रस के अंदर, यूट्रस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या करेगा, इसका क्या करेगा, डायलेशन। यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन आपको देखने को मिलता है, ब्रोंको डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। और यूट्रस के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो यूट्रस को क्या, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो इस जगह दोनों जगह स्मूथ मसल के ऊपर आपको ये चीज देखने मिलेगी। इसके अलावा ये जो हेलोथेन है इसके साथ में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, इसमें देखिए हाइपोटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के साथ में, हाइपोटेंशन आपको इस पेशेंट के साथ में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो पेशेंट है वो क्या करता है बच्चों, ये जो है वो एरिथमिया कोज कर सकता है। क्या एरिथमिया इसके साथ में देखने को मिलता है, एरिथमिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और एरिथमिया देखने को मिलता है तो पेशेंट में क्या करते हैं, ये ब्रेडिकार्डिया कोज करवा सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो रेडी रखता है। पेशेंट क्या करता है बच्चों, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो क्या करता है, रेडी रखता है। और यहाँ पे देखिए ये जो पेशेंट है, अगर जो पेशेंट हेलोथेन के साथ में उसकी सर्जरी की जा रही है, उस पेशेंट के साथ में एक चीज याद रखना है हमेशा कि ये एरिथमिया तो कोज करता ही है, इस वजह से इसके साथ में एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन का यूज, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन जो है इसका यूज नहीं करते हैं। और अगर यूज करना भी पड़े तो इसका हाईएस्ट, जैसे इसका मिनिमम जो डोज है वो 1:10,000 वाला तो यूज करना ही करना है। प्लेन वाला आपको कभी भी यूज इसको नहीं करना है, क्योंकि ये एरिथमिया तो करता ही है। तो एरिथमिया अगर कोज करता है तो ये और ज्यादा खराब इसको कर देगा। इसके साथ में देखिए ये जो है इसमें एक प्रिजर्वेटिव पाया जाता है जिसको थाइमोल बोलते हैं। तो ये जो इसका प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव यानी इसको ढक के रखता है या स्टोर करके रखता है, तो वो क्या थाइमोल है। और ये जो है वो क्या बच्चों, एनाल्जेसिया, वीक एनाल्जेसिक है। ये क्या है, वीक एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है, वीक एनाल्जेसिक होता है। और वीक एनाल्जेसिक होता है, पर ये क्या है, एनेस्थेसिया जो है, एनेस्थेटिक है, वो अच्छा है। इसके अलावा बच्चों क्या देखने को मिलेगा, इस पेशेंट के साथ में आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे ऐसा भी सवाल आ सकता है कि मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किसके साथ में देखने, हेलोथेन के साथ में आपको क्या देखने को मिल सकता है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आपको देखने को मिल सकता है इस पेशेंट के साथ में। और जब अगर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस आपको क्या देनी है, डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन जो है वो क्या करते हैं आप एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं किसके अंदर, अगर हेलोथेन के अंदर आपको वो चीजें देखने को मिल जाए तो क्या करते हैं, वो देखने को मिलता है। अब देखिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में हमारा क्या दिया गया बच्चों कि पेशेंट को क्या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, तो हमें ऐसी दवाई चाहिए जो ब्रोंको डायलेशन भी करे और सर्जरी भी कोज करे। तो हेलोथेन जो है वो क्या है बच्चों, स्वीट भी है प्लस ब्रोंको डायलेशन भी है। ब्रोंको डायलेशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी जो है वो एकदम आपका क्या होगा, करेक्ट का करेक्ट ही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए डेस्फ्लुरेन जो है, डेस्फ्लुरेन क्या होता है, पंजेंट होता है। ये क्या होता है, पंजेंट, ये पंजेंट होता है यानी गंदी स्मेल इसके अंदर आती है। तो ये क्या कर होता है, लेरिंगोस्पाज्म यहां हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म इस ड्रग के साथ में देखने को मिल सकता है। और पेशेंट जो है वो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या डिसफंक्शन में है, तो लेरिंगोस्पाज्म का रिस्क हम कैसे ले सकते हैं, इसलिए डेस्फ्लुरेन हम यूज नहीं करते, हेलोथेन हम यहाँ यूज करते हैं। कीटामाइन जो है वो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है ही नहीं। कीटामाइन जो है वो किसके अंदर आता है बच्चों, टीवा के अंदर आता है, टोटल इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट आता है। और अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया कौन कोज करवाता है, तो कीटामाइन के साथ में देखने को मिलेगा। आपको इमरजेंसी रिएक्शन किसके साथ में देखने को मिलती है, कीटामाइन के साथ में आपको देखने को मिलता है। हेलुसिनेशन कहां देखने को मिलता है, कीटामाइन के साथ में यूज देखने को मिलता है। अगर उसके बाद में आइसोफ्लुरेन की बात की जाए बच्चों, आइसोफ्लुरेन भी जो है वो क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म कोज करता है। क्या ब्रोंकोस्पाज्म इसके अंदर भी कोज आपको देखने को मिलेगा।
तो ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो यहाँ पे ये यूज तो हो ही नहीं सकता। हालांकि आइसोफ्लुरेन जो है वो उसकी अच्छाइयां भी हैं, और अच्छाइयां क्या है, आइसोफ्लुरेन जो है वो बच्चों एजेंट ऑफ चॉइस होता है किसके अंदर बच्चों, अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है उसमें होता है बच्चों। ये कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। न्यूरो सर्जरी के लिए जो है बच्चों, न्यूरो सर्जरी के लिए ये क्या होता है, एजेंट ऑफ चॉइस होता है या ड्रग ऑफ चॉइस किसके अंदर, न्यूरो सर्जरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। कार्डियक सर्जरी की अगर बात करें, कार्डियक सर्जरी के अंदर अगर बात करें, कार्डियक सर्जरी में भी एजेंट ऑफ चॉइस आइसोफ्लुरेन है। और न्यूरो सर्जरी के अंदर क्यों करता है, न्यूरो सर्जरी में क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है आईसीपी को। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर मेंटेन है, मेंटेन नहीं है, उस कंडीशन में जो एनेस्थेटिक एजेंट आपको यूज करना है वो कौन सा होगा, आपका आइसोफ्लुरेन आपको यूज करना है। नमस्कार, ये क्लास थी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट के ऊपर। हालांकि ये ब्रीफ था, डिटेल में हमने डिस्कशन किया नहीं है, और डिटेल में डिस्कशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सवाल की तह तक जाना था। जिस दिन हमें पूरा एनेस्थेटिक एजेंट पूरे एनेस्थेशिया के साथ में तह तक जाना होगा, उस दिन हम उसको भी लाके पटक देंगे। हालांकि वो जो चीज है अभी तहखाने में ही घुसी हुई है, और उस तहखाने का नाम क्या है, उसका नाम है टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन। वहां जाके उस तहखाने को टोल मटोल लीजिए, वहां आपको कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।